नमस्कार, शुभ संध्या। आज की इस बातचीत में सभा में उपस्थित सभी विद्वद्जन के प्रति आभार और मंचासीन विद्वद्जन के प्रति प्रणाम। आज की बातचीत का विषय है बिहार की कथा भूमि रेणु। जब भी बिहार की रचनात्मकता, बिहार की सृजनात्मकता की बात होती है और कथा यात्रा की बात होती है, हिंदी कथा यात्रा की बात होती है, तो रेणु के बिना बात अधूरी ही लगती है। आज हम रेणु को केंद्र में रखकर बिहार की कथा की उर्वर भूमि पर बातचीत करेंगे। रेणु की रचनात्मकता, रेणु की कहानी और रेणु के उपन्यासों का कलेवर क्या है, उनके शिल्प, उनके भाषा और रेणु की वैचारिकी पर बातचीत हम लोग करेंगे। इस कड़ी में हमारे साथ 3 विद्वान वक्ता हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर तरुण कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर तरुण कुमार वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी कवि हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं। रेणु साहित्य के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी रही है और लगातार रेणु पर वो लिखते रहे हैं। उसके साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं अनंत जी। कुछ दिनों पहले इनकी एक किताब आई रेणु पर, 2 गुलफामों की तीसरी कसम, और रेणु को फिर से इन्होंने एक नए सिरे से रेणु की कहानियों के माध्यम से, रेणु के उपन्यासों के माध्यम से, और रेणु मूलतः यह किताब फिल्म पर केंद्रित है। शैलेंद्र और रेणु के जीवनचर्या और उसको लेकर केंद्र में उठाए हैं। इन्हीं विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत की शुरुआत प्रोफेसर तरुण कुमार से करना चाहेंगे। सर, जब भी हम रेणु की बात करते हैं, आज़ादी के बाद नई कहानी का आंदोलन चल रहा था। उसी बीच रेणु, जहाँ कहानी मध्यवर्ग की कहानी की एक नई पहचान मध्यवर्ग की बन रही थी, गांव से शहरों की तरफ पलायन और उसके बाद की जो स्थितियां निर्मित हो रही थी, वह कहानी का विषय बन रहा था। उससे पूर्व प्रेमचंद लिख रहे थे, गांव की कहानी लिख रहे थे, गांव और शहरों के बीच आवागमन की कहानी लिख रहे थे। रेणु अपनी कहानियों के संदर्भ को लेकर, अपनी रचनाशीलता को लेकर आंचलिकता की बात करते हैं और खुद रेणु महिला आंचल के माध्यम से वो कहते हैं कि आंचलिक कथाकार के तौर पर रेणु की प्रतिष्ठा होती है। और बाद के हिंदी आलोचकों ने रेणु को उस आंचलिकता के घेरे में रखकर उनका मूल्यांकन किया। क्या रेणु केवल आंचलिकता के कहानीकार हैं, या रेणु का कथा समग्र या कथा संसार उससे बरक्स कुछ अलग है? प्रोफेसर तरुण कुमार। धन्यवाद वरुण जी। सभी सम्माननीय मित्रों, रेणु ने हिंदी में कथा साहित्य में लगभग एक गत्यावरोध की जो स्थिति आ गई थी, यानी कथा साहित्य का आगे किस दिशा में विकास हो, उस अवरोध को तोड़ने का काम किया था। और जिस आंचलिकता की बात कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस आंचलिकता को इस दृष्टि से क्यों देखा जाता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है और इससे रेणु का कद छोटा होता है।
जब भी लोग रेणु के आंचलिक न होने के बारे में बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे किसी केंद्र के बड़े मंत्री को किसी पंचायत का सरपंच या मुखिया घोषित किया जा रहा है। ये अजीब दृष्टि है। मैं कहूँ आंचलिकता रेणु की वो विशेषता है जिस विशेषता के जरिए वो पूरे अपने समय का जो ग्रामीण समाज था उसको संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ ग्रहण करते हैं। उनके पहले गांव एक समाजशास्त्रीय विषय के रूप में ज़्यादा उपन्यासों में आया, एक आर्थिक शोषण वगैरह का विषय बनकर के ज़्यादा आया। और जब मैं कह रहा हूँ कि यह एक बहुत बड़ा टास्क था कि एक अंचल को तो उठा रहे हैं लेकिन उस अंचल की कथा ऐसे कही जा रही है जिसमें संपूर्ण भारत का ग्राम्य समाज व्यक्त हो रहा है। यानी बूंद में समुद्र को दिखाना ये ज़्यादा बड़ी कला है, समुद्र में समुद्र को दिखाना कौन बड़ी कला है। इसलिए आंचलिक यदि कहा जाता है रेणु जी का को तो रेणु जी के लिए ये अपमान का विषय नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब ये उपन्यास आया और जिस तरह से प्रकाशित पटने से खुद रेणु जी ने किया तो उसकी चर्चा नहीं हुई। बाद में राजकमल प्रकाशन के ओम प्रकाश जी के प्रयास से कायदे से जब वो आया प्रकाशित हुआ और नलिन जी की समीक्षा आई, और जिन लोगों ने नलिन जी की समीक्षा को गौर से पढ़ा होगा वो जानते हैं कि नलिन जी ने यही कहा कि आंचलिकता इनकी सीमा नहीं है बल्कि इनकी एक विशेषता है। और प्रेमचंद से उन्होंने कहा कि जितना महत्व मैं गोदान को देता हूँ उतना ही महत्व मैं दूसरे महत्व का उपन्यास मानता हूँ, मैला आंचल को। इसके साथ ही उन्होंने विश्व साहित्य के उपन्यासकारों से तुलना की जिन साहित्यकारों ने समाविष्ट करते हुए संपूर्ण समाज को, यानी आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को केंद्र में रख करके नहीं बल्कि पूरे समाज को केंद्र में रख करके उपन्यास लिखा। और जिस मानसिक सत्ता की मैं बात कर रहा हूँ कि संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ रेणु अपने कथा साहित्य में उपस्थित होते हैं, उसका मतलब ये है कि रेणु के सामने जो गांव था जिसके बारे में उन्होंने कहा इसमें फूल भी हैं इसमें सूल भी हैं। मुझको याद आता है बहुत पहले श्री पूजन सहाय ने देहाती दुनिया नाम की एक कहानी लिखी थी, और देहात कहते ही गांव कहते ही एक रोमानी भाव पैदा होता है। श्री पूजन सहाय ने लगभग आज से 100 साल से अधिक पहले वो देहाती दुनिया उपन्यास लिखा, और उसमें एक वाक्य आता है कि गांव के लोग भोले ही नहीं भाले भी होते हैं। जितना आप समझते हैं कि अहो ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों नहीं इसे सब का मन चाहे, ऐसी सुविधा और कहाँ है, काशी फल कुसुमान यहाँ हैं, कहीं लौकियाँ लटक रही हैं। गांव केवल इतना ही नहीं है। प्रेमचंद के सामने लगभग गांव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की तरह साहित्य में आया है। एक शोषण किस तरह से शिकार होते हैं उस रूप में आया। लेकिन रेणु के यहाँ उस अंचल को बिना पकड़े वो उस टेक्निक, एक तरह से वो टेक्निक है। आंचलिक होना उपन्यास की एक टेक्निक है जिसका पहली बार और अंतिम बार शायद जितनी सफलता से प्रयोग किया रेणु ने उतनी सफलता के साथ बाद में आज भी किसी लेखक के लिए वो चुनौती बनी हुई है कि उस सफलता के साथ उनका प्रयोग करें। इसलिए मैं जोर दे के कहना चाहूँगा कि उनके साथ जुड़ी हुई आंचलिकता को उनके किसी तरह से कद कम करने के तरीके के रूप में न देखा जाए। और जैसे तुलसी की रक्षा में उनकी चौपाइयों के एक एक चौपाई के 1000 अर्थ लगाए जाते हैं और तुलसी की रक्षा की जाती है, उसी तरह से आंचलिकता के बारे में बहुत तरह के तर्क खड़े करके उनको आंचलिकता से बाहर करने की कोशिश कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेणु और आंचलिकता एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, क्योंकि रेणु का कथा संसार खुद भी अपने आप को आंचलिक मुक्तिबोध और फैंटेसी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, तो क्या दिक्कत है? इससे किसी को दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पूरे रचना संसार एक का फलक बहुत व्यापक है। मैं उस फलक की तरफ बात करना चाह रहा था, क्योंकि सामान्य तौर पर यह स्थिति साहित्य के आलोचकों ने जब भी रेणु की बात होती है तो
आंचलिकता के साथ ही रेणु की बात शुरू होती है और समाप्त हो जाती है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं कर रहा था। तो आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि आपने उसको एक अलग फलक पर, एक अलग संदर्भ में हमारे सामने रखा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस संदर्भ में ही देखने की जरूरत है। और निर्मल वर्मा ने इसकी पूरी प्रशंसा की है और इसी बहाने, आंचलिकता के बहाने उन्होंने कहा कि जातीय संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं रेणु अपनी कहानियों में। तो इसके साथ एक दूसरा प्रश्न राजीव जी से है कि रेणु भी गांव की कथा कह रहे थे, रच रहे थे, और प्रेमचंद भी गांव की कथा रच रहे थे। प्रेमचंद में की कहानियों में या कथा में वह आंचलिक भावबोध जिसकी तरफ रेणु इशारा कर रहे हैं, रेणु की कथा में वो आता है। तो प्रेमचंद का कथा और रेणु के कथा के बीच फांक क्या है राजीव जी? सबसे पहले तो मैं रेणु को महज आंचलिक नहीं मानता, थोड़ा सा इसमें रीजनलिज्म है। उत्तर प्रदेश से आए हुए तत्कालीन आलोचकों ने कहीं रेणु का साहित्यिक कद बहुत बड़ा न हो जाए तो एक कैंपेन सा चलाया हुआ था कि यह आंचलिक है, और आंचलिक नहीं है, युगबोध रेणु का प्रेमचंद से ज़्यादा बड़ा है। अपनी हर पैराग्राफ में रेणु उस समय की 3 बड़ी घटनाओं को आत्मसात करता हुआ लेखक जो लिख रहा है उसकी ध्वनि हर जगह दिखाई पड़ती है। वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पीड़ित मानवता, जमींदारी एवोल्यूशन, जमींदार का आना और उसका बचा रह जाना एवोल्यूशन के बाद और पहले की घटना, और तीसरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट और आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में आया परिवर्तन। ये आंचलिक सो कॉल्ड जो है प्रति कथा और मेला आंचल को कहने की जो वो है, यह बात तो रेणु ने खुद कही थी, उनकी स्वीकारोक्ति है, तो फिर इस पे बहस करने की नहीं गुंजाइश नहीं बनती है। स्वीकारोक्ति के बाद भी आंचलिकता या जो वो एपिथेट है उनकी रचनाओं से क्या ध्वनि निकलती है, वह उनका गांव उस समय का तत्कालीन ऐसा गांव था जहां सभी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। महज वहां यह नहीं था कि सोसाइटी से दूर कोई एक ऐसा गांव है जो पूरे भारतवर्ष से या पूरी दुनिया से अलग है, एकदम जुड़ा हुआ है। तत्कालीन सारे इससे पहले अलग हो, किसने उनके बारे में क्या कहा? प्रेमचंद नो डाउट गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता रहा है भी, लेकिन वहाँ पर कुछ विशुद्ध ऐसे पात्र हैं जो उस समय से आगे के लिए अपने आप को प्रयुक्त कर रहे थे। उसमें मेहता मालती वाला जो प्रसंग है, अगर आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, उस दौरान कही जाने वाली प्रेमचंद द्वारा दी गई बातें और उसे ऊंचा करके देखा गया। जबकि गांव और जमींदारी, गांव और सोशल टेंशन जो बहुत बाद में सामाजिक न्याय का बिहार के परिप्रेक्ष्य में रूप लेता है, जातिगत समस्या सोशल टेंशन का जितना विशद वर्णन रेणु संकेत में करते हैं, प्रेमचंद नहीं कर पाते। प्रेमचंद में दलित ज़्यादा है, सामाजिक ताना बाना अन्य जातियों का बुना हुआ और उसके क्या रिपरकशन है समाज में, यह रेणु में ज़्यादा है। रेणु को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पूरी कोशिश थी रेणु को आंचलिक ठहराने की, लेकिन रेणु के कई उद्बोधन ऐसे हैं जो कोट किए गए हैं बाद में, वो दर्शाते हैं कि इस आदमी का कितना बड़ा राजनीतिक कितनी समझ इनकी थी और सोशल समझ जो गांव में पैदा लेके, ये नहीं कि प्रेमचंद में नहीं थी, पर रेणु की ये समझ उस समय ज़्यादा विकसित थी। एक आंचलिक और पिछड़े जगह के होने का एक उनको कीमत उसकी अदा करनी पड़ी है। रेणु को साहित्य के इतिहास में वह कीमत अदा कर रहे हैं। वो एक शैलेंद्र की बात आप वो उस समय फिर हम लोग करेंगे शैलेंद्र की बात।
एक बातें आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक कही कि उनमें एक राजनीतिक समझ थी। कहीं ना कहीं रेणु की का जो मानस है, जिस वैचारिकता की बात करते हैं कि कोई भी लेखक अपने वैचारिक धरातल पर लिख रहा होता है, तो रेणु के यहाँ हम विवेकानंद को भी पाते हैं, वह द्वैत की भी बात करते हैं। रेणु के यहाँ गांधी भी हैं, रेणु के यहाँ जेपी भी हैं, समाजवादी मूल्यों के साथ भी रेणु जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रेणु धारा के बीच के लेखक मालूम पड़ते हैं, तटवर्ती लेखक नहीं मालूम पड़ते हैं, जिस धारा के बीच में वो खड़े होते हैं, जिसकी चर्चा बहुत से आलोचकों ने भी की है। तो मैं अनंत जी से जानना चाहता हूँ कि आप इस संदर्भ को उनके पूरे कथा साहित्य के संदर्भ में धारा के बीच के लेखक के तौर पर, और आप किस रूप में देखते हैं रेणु को? अभी जो सबसे पहले जो विमर्श चल रहा था कि रेणु आंचलिक हैं, आंचलिक कह देने से रेणु का कद छोटा हो जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आंचलिकता है क्या। सबसे पहले एक मैं बता दूं कि रेणु गांव लेकर के नहीं आते हैं, रेणु अंचल लेकर के आते हैं। उसी आंचलिक कथा में, जिसे रेणु ने कहा मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, रेणु उसमें क्या क्या संभावनाओं को तलाशते हैं। वो लगभग 50 का दशक है जब श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्री जातियों की संभावनाओं को तलाश रहे थे अपने समाजशास्त्र में। हिंदी के पहले कथाकार थे रेणु, जिन्होंने साहित्य में जातीय संभावनाओं को तलाशा। एक बात, रेणु भारत के एक बहुत पिछड़े अंचल की कहानी लिख रहे थे, और वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा टेस्ट ट्यूब से पैदा होगा तो वो माँ किसे कहेगा। वो टेस्ट ट्यूब बेबी लंदन में 20 वर्षों के बाद पैदा होता है, और हमारे बिहार में जो है, मुझे जहाँ तक याद है कि वो लगभग 2000 के आसपास, और रत्नेश्वर जी के करीबी हैं कामधेनु स्वीट्स वाले, उन्हीं के यहाँ वो पहला बच्चा पैदा हुआ था। तो अब जो है, अब जो है कितने, अब इसको समझना होगा कि रेणु की जो आंचलिकता है, अब उसको हमको परिभाषित करना होगा। रेणु क्या देखते हैं? राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं, वैश्विक वैज्ञानिक प्रगतियों को देखते हैं, और उसका इफेक्ट उस अंचल पर क्या पड़ता है उसे देखते हैं। तो दरअसल आंचलिकता को लोगों ने वही कुछ बोली भाषा गांव के पात्र तक सीमित रखा है, लोकल कलर में सीमित रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक आंचलिकता की जो परिभाषा है उसे बदलने की ज़रूरत है। इससे रेणु का कद छोटा होता है, बड़ा होता है, हम इस विमर्श में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे, जो तुलना की बात होती है कि प्रेमचंद और रेणु की तुलना, तो मुझे लगता है तुलना की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तुलना की बात नहीं आपसे कर रहा था। मैंने तुलना के भी, मैंने पूरे रचना समग्र के बीच, हाँ, उनका रचना संसार के बीच, एक जो रेणु की कथा भूमि है, तो जब रेणु लिखते हैं तो रेणु सिर्फ लिखते नहीं हैं, रेणु गाते हैं जरूर, वो गद्य गायक भी हैं। हाँ। और मुझे तो लगता है कि जब मैं मैला आंचल को पढ़ता हूँ तो लगता है कि रेणु अभिनय कर रहे हैं अपने अंचल में। सही बात। तो उनके यहाँ गीत है, संगीत है। राजनीति की जब बात करते हैं, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए मैला आंचल को, तो मैं तो यह कहूँगा कि सामाजिक राजनीतिक अंतर्दृष्टियों का दस्तावेज है मैला आंचल। आज बिहार की राजनीति या हिंदी पट्टी की राजनीति आज उससे आगे नहीं गई है। मैला आंचल का एक पात्र कहता है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र होगा। आज देखिए देश में हो रहा है कि नहीं। रेणु उसमें लिखते हैं कि काली टोपी वालों का भी जो है मेरीगंज में आगमन हो गया है, वहाँ क्लास लगता है, और उसमें में जो है कि मलेच्छों को बाहर भगाने की बात होती है। क्या आज यह पूरा जो है कि आपके यहाँ पूरे राजनीतिक फलक पर देखें, पूरे देश में देखें, क्या ये नहीं है? तो मुझे लगता है कि रेणु को आंचलिकता से बाहर लाने की ज़रूरत है। रेणु के राजनीतिक दृष्टि को
सामाजिक दृष्टि को, और उसके अलावे बहुत सारे जो हैं कि रेणु को पढ़ना है तो अब कैसे पढ़ें। आज 1954 में रेणु लिखे, 1977 में चल बसे, लेकिन आज हम रेणु को क्यों पढ़ें? प्रति परिकथा को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक नेहरूवियन मॉडल का जो है वो एक मूल्यांकन है, जबकि कई आलोचकों ने उस पर सवाल भी उठाया है कि नहीं, वह जो है कि नेहरू के प्रति जो है कि उनकी वफादारी है या नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे। कई लोग जब कहते हैं कि प्रति परिकथा का पात्र जितेंद्र मिश्र कहता है कि हम गुलाब की खेती करेंगे इस गांव में, तो लोग उसे सामंतवाद से जोड़ते हैं, सामंतवादी सोच से जोड़ते हैं। कई लोगों का ये सवाल अपनी अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैला आंचल में आप देखेंगे कि एक डॉक्टर जो है किसी रिपोर्ट को लिख रहा है, उसी तरह से प्रति परिकथा में देखेंगे कि पूरा एग्रीकल्चर रिसर्च है कि वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाई जाए, जिसकी पहली पंक्ति ही है, यह धरती नहीं धरती की लाश है, प्रति परिकथा की। तो रेणु उसके अंत में लिखते हैं कि अब यहाँ के किसान जो है गुलाब की खेती करेंगे, रंग गुलाल उड़ रहे हैं। तो रेणु की ये कथा भूमि है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से अब आगे बढ़ करके और भी एस्पेक्ट हैं जो कि बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ाइए। आनंद जी ने सभी बातें कह दी, उसके बाद कह रहे हैं कि और भी एक्सपेक्ट है जिस पे बाद में बातें करेंगे। रेणु के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों की उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा की। अनंत है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें वैसा ही कुछ नाम है। सर एक बात और होती है कि जब भी रेणु की बात होती है और लोगों ने कहा कि आंचलिकता से बरक्स हटकर हम रेणु के रचनाओं को टटोले, उसको समझने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप रेणु की रचनाओं से गुजरते हैं तो उनकी जो शिल्प विधान है वह हमें उस आंचलिक जीवन बोध को हमारे सामने साक्षात खड़ा कर देता है। और उनकी भाषा, जिस संगीत की चर्चा उन्होंने की, आप इस संदर्भ को, यदि रेणु केवल आंचलिक कथाकार न हो तो फिर उनकी भाषा और शिल्प की जो विशेषता है उसको किस संदर्भ में आप देखते हैं? प्रोफेसर तरुण कुमार। एक बात जो अभी अनंत जी ने उठाई, गांव की प्राथमिक और कह सकते हैं सबसे बड़ी पहचान जात व्यवस्था है और जातियों के अंतर संबंध, जातियों के अंतर द्वंद्व, ये आज भी लगभग ग्रामीण समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तब तो थी ही। और ये दो शब्द हैं, अंतर संबंध भी और अंतर द्वंद्व भी। रेणु उन अंतर संबंधों को भी दिखाते हैं, रेणु उन अंतर द्वंद्वों को भी दिखाते हैं। और सही इन्होंने कहा कि दलित प्रेमचंद के यहाँ ज़्यादा हैं, रेणु के यहाँ दलित से ज़्यादा पिछड़ों की स्थिति ज़्यादा दिखाई पड़ती है और उन पिछड़ों के भी आपस में अंतर्द्वंद हैं। ऐसा नहीं है कि पिछड़ों में एक जमात की भावना आ गई, सो बात भी नहीं है। विभिन्न जातियों की टोलियां हैं, ततमा टोली है, कहार टोली है, अमुक टोली है, राजपूत टोली है। तो ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ों की कोई जमात बन गई है और सवर्ण अवर्ण का जो झगड़ा बाद में चल कर के शुरू होता है वो वहाँ नहीं है। वो वहाँ पर है विभिन्न जातियों के अंतर संबंध और विभिन्न जातियों के अंतर द्वंद्व जो किसी भी ग्रामीण अंचल की, और जब अंचल कहा जाता है तो आप समझिए कि एक अंचल को हम पकड़ करके उसके जरिए कैसे हम हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर को सामने लावें। और जो सामान्य स्थिति हिंदुस्तान कुछ समय थी वो ये थी कि आज़ादी के बाद आज़ादी से मोह भंग की स्थिति बहुत अच्छी तरह शुरू हो गई थी और विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी साख खो दी थी। रेणु की खासियत ये है
कि रेणु समाजवादी राजनीति से जुड़े होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने उपन्यासों में, अपने कहानियों में, अपनी उस राजनीति के पक्ष में खड़े होने की कोई कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने जहाँ भी जरूरत हुई उन्होंने समाजवादी राजनीति के भीतर किस प्रकार की विकृतियाँ पैदा हुई, मैलांचल में भी आप देखेंगे। और विभिन्न पात्र हैं, जो कोई गांधी का प्रतिनिधित्व करता है, कालीचरण है, वो कोई समाजवाद का प्रतिनिधित्व करता है। और राजनीतिक विघटन की शुरुआत आज़ाद भारत के बाद किस तरह से शुरुआत हुई है, इसका मैला आंचल आप दस्तावेज के रूप में उसको देख सकते हैं। सर, मैं उसके जो शिल्प विधान पे बात करना चाह रहा था कि शिल्प महिला आंचल का शिल्प है, जिसको जो रेणु की खास विशेषता है, और महिला आंचल के माध्यम से एक नए शिल्प कर रहे होते हैं रेणु, जिसमें संगीत भी है और ठुमरी गायक के तौर पर भी अपने आप को उनका एक जो बोध है वह बोध भी देखने को मिलता है। उस संदर्भ में कुछ बातें आप रखें। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो पहले चर्चा आपने की थी, जी, मैंने कहा कि रेणु अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अंचल को ग्रहण करते हैं जी, और उस संपूर्णता में जीवन के दुखों के बीच भी एक राग तत्व बचा रहता। आदमी दुखों के बीच भी हंसता है, दुखों के बीच भी गाता है। छठ होते हैं, पर्व होता है, त्यौहार होता है, छठी होती है, सावन होता है, झूला होता है। ये जीवन का राग है और ये जीवन के राग के बिना कोई जीवन चल नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं, पटना विश्वविद्यालय के द्वारा 2 दिनों की संगोष्ठी रेणु जी पर हम लोगों ने की थी और उस पूरी संगोष्ठी का शीर्षक ही दिया था रेणु राग। रेणु राग उसका पूरा विशेषण, ये पूरा थीम ही था उसका। और रेणु राग का मतलब हुआ कि रेणु की एक अलग राह भी दिखाई पड़ती है और रेणु ने जीवन के दुखों के बीच भी, जीवन के दग्ध होने के मरुस्थल के बीच भी, जहाँ जहाँ उनको छाँव नजर आई, जहाँ जहाँ उनको काव्य नजर आया। जीवन बिना काव्यात्मकता के संभव ही नहीं है। जीवन में यदि काव्य पूरी तरह समाप्त हो जाए, संगीत पूरी तरह समाप्त हो जाए, राग पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो फिर जीवन बचेगा क्या? जी। जीवन जिसको उर्वर जीवन कहते हैं, वहाँ पर पतझड़ भी होगा, वहाँ बसंत भी होगा। और यही इशारा किया उन्होंने मैला आंचल के बिल्कुल प्रारंभ में कि मैं संपूर्णता में इस अंचल को ले रहा हूँ। और इसमें मुझको बार बार वो निराला की पंक्ति याद आती है कि निराला का एक दोहा मतवाला के पत्रिका के शीर्ष पर छपता था और उसका मतलब ये था कि ये जो जीवन है इसमें राग भी है, विराग भी है, अमृत भी है, इसमें विष भी है, इसमें जेठ की तपती दोपहरी का ताप भी है, इसमें चैत की शीतल चांदनी की आह्लादकता भी है। ये संपूर्णता, ये सबसे बड़ी टेक्निक उनकी ये थी कि जिस भाषा को उन्होंने पूर्णिया के अंचल की जो भाषा उन्होंने ली, उस भाषा में आप देखेंगे कि आम हिंदी भाषी को शुरू में जब आया मैला आंचल, तो उसकी एक आलोचना ये भी की गई कि इसमें विभिन्न शब्दों के नीचे अर्थ देने की जरूरत है, टीका देने की जरूरत है। लेकिन ये बात राम की शक्ति पूजा के बारे में भी कही गई थी। राम की शक्ति पूजा जब निकली तो कई एक हिंदी के आलोचकों ने कहा, पाठकों ने कहा कि ये हिंदी कविता है कि सांप बिच्छा झाड़ने का मंत्र है। और बाद में चल करके वही कालजयी कविता हुई। और आज जब विभिन्न अंचलों की आवाजाही बढ़ी है, जब लोगों का एक दूसरे से रिश्ता घनीभूत हुआ है, संचार के बहुत सारे साधन हुए हैं, हमारे पास हाथ में दुनिया को कर लेने की एक ऐसी मशीनरी आ गई है, जहां से आप देखेंगे कि मैला आंचल को किसी को भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है, बावजूद इसके कि मैला आंचल की आत्मा में पूर्णिया अंचल के बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं। पूरा का पूरा आप केवल इस दृष्टि से देखें कि कितनी गालियां हैं रेणु की कहानियों में और रेणु के उपन्यास में, और उन गालियों को एक जगह जमा कीजिए तो पता चलेगा कि रेणु की कितनी पकड़ थी अपने समाज पर। उपन्यासों में जब भाषा की बात तो कर रहे होते तो बार बार डॉट डॉट डॉट, वो पूरा वाक्य जो संरचना है वो डॉट 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 पे टिक जाते हैं। इसका क्या मतलब है? डॉट डॉट का जब भी कोई कलाकार उस तरह से उपयोग करता है, इसका मतलब है वो चीज़ आगे बढ़ रही है,
वो चीज़ आगे जा रही है। कोई ध्वनि हम देना चाहते हैं तो एक ध्वनि, मान लीजिए कि कोयल की कोई ध्वनि देना चाह रहा है, कोई और किसी की उल्लू की ध्वनि देना चाह रहा है, तो उल्लू की ध्वनि के लिए जिस शब्द को उसने दिया और उसके बाद डॉट डॉट दिया, इसका मतलब उसका आगे वो विस्तार दिखा रहा है। दूसरे कई एक बार डॉट अनंतता दिखाने के लिए भी होता है कि ये यहीं ख़त्म नहीं होता है, ये आगे तक भी चीज़ें जाती है। तो डॉट डॉट की टेक्निक इस तरह से इस्तेमाल की जाती है। जी, रेणु मूलतः प्रेम से अधिक करुणा के रचनाकार हैं और करुणा उनके लेखन में भी बहुत ज़्यादा साफगोई से उभर कर सामने आती है। उसके साथ साथ प्रेमचंद के जो कथा पात्र हैं उसमें कहीं ना कहीं अभिजात्यपन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात के हो। तो राजीव जी से मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो अभिजात्यपन प्रेमचंद किस रूप में रेणु किस रूप में कर रहे थे? आखिर वो अभिजात्यपन के पीछे का उद्देश्य क्या था लेखन में, कि पात्र कोई भी हो लेकिन वो अभिजात्यपन के साथ वो खड़ा होता था रेणु के नहीं रेणु के यहाँ प्रेमचंद के यहाँ नहीं, सॉरी। रेणु के शिल्प पर मुझे जो सर ने कहा, पहले मैं उसमें एक ये कर दूं कि पेड़ का पत्ते हिलते हैं तो उससे क्या संगीत निकलता है, वो ध्वनि म्यूजिशियंस बॉम्बे में कर रहे होंगे फिल्मों के लिए, वो ध्वनि किताब में रेणु कर रहे थे। किसी टोला से, किसी खास जाति के टोला से शाम में बकरी किस किस चीज़ की आवाज़ गांव में आ सकती है, धुआं उठेगा, उससे कौन सी गंध निकलेगी और उसका असर दूसरे टोले के लोगों पर क्या पड़ेगा, इसकी अंतर व्याख्या एक दो लाइन में कुछ डॉट जोड़ के, कुछ शब्द जोड़ के जो शिल्प रेणु ने गढ़ा और जो सामने ला पाए वह अद्वितीय है। करुणा ग्राम्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति थी। जीवन ही करुण था, तुलसीदास कह गए। आपकी परंपरा जो हिंदू वांग में है उसमें हर जगह करुणा, दुख सबसे प्रबल भाव है जीवन का। इसको दोनों ने जिया है, प्रेमचंद और रेणु ने। रेणु के पात्र सीधे सीधे उनकी आंखों के सामने से उठ के आते हैं, जिसके लिए चलते उन पे आंचलिकता थोप दी गई है, तो वह ज़्यादा अपने दुख में कारुणिक असर छोड़ जाता है पाठक के ऊपर। और इस मामले में उस जो सर ने ये कहा कि अंतर्द्वंद भी है, उसको निभाने में रेणु के पात्र कभी कभी लगते हैं कि इसको अपने होने का कितना एहसास और ज्ञान है, जो इसको परंपरा से मिला या किसी स्कूल से मिला, किसी शिक्षक ने इसे ज्ञान दिया, या इसने आगे बढ़ते सड़क पे गांव में मिट्टी में संघर्ष करते हुए सीखा है। तो यह सिर्फ गांव नहीं था, रेणु का जीवन जो एक एक्टिविस्ट के रूप में भी वो बाद में अपने व्यक्तिगत जीवन में दिखाई पड़ते हैं, किसी खास सिद्धांत या विचार के लिए बोलते और करीब करीब लड़ते हुए, व्यवस्था के खिलाफ भी जाकर, यह ताकत रेणु में थी। रेणु जो बाद में एक फिल्म तीसरी कसम से मैं जोड़ के भी कुछ चीज़ें कहना चाह रहा था, जो शायद आप अभी शैलेंद्र की बात करेंगे। रेणु इस पूरे, आप ध्यान दें, यह पूरा अगर अंचल में भी लेते हैं, एक तरफ नेपाल था जहाँ राजशाही थी, बड़े बड़े कुछ जमींदार बिहार में थे। तीन तो बड़ा था, जिस एक कुर्सेला स्टेट, दरभंगा स्टेट, हथुआ स्टेट, ये तीन बड़ा स्टेट था ब्रिटिश पीरियड में, और भी थे, ये तीन बड़ा स्टेट था। इसने अपने रैयतों, विभिन्न जाति के सदस्यों, अपने गांव में लगान कैसे वसूले, पब्लिक के साथ, जनरल मास के साथ क्या व्यवहार किया, यह सब एक प्रबुद्ध जो इस कद का लेखक होता है उसके मस्तिष्क में ये सारी बातें रेशा रेशा उघार के चलती रहती हैं, और वो हर जगह रेणु के लेखन में दिखाई देता है। दोनों में
मैं प्रति परिकथा को भी कहीं कमज़ोर नहीं मानता। मैला आंचल तो जो श्रेष्ठता लिए हुए है, हर आदमी की नज़र में जिसने भी पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, वो उसका दीवाना। एक राग, एक संगीत, एक ध्वनि बोलने में, उसके लिखने में, वर्णन करने में, उस जीवन में जो है वो हर जगह आप उसमें रमते हैं, आप उससे आनंदित होने लगते हैं और धीरे धीरे आप में करुणा भी जगाता जाता है, आप दुख को समझ पाते हैं। यह रेणु की महान विशेषता है। आप इसे और भी जितने रूप में व्यक्त कर सकें वह अलग बात है। रेणु जी शब्द लिखते नहीं, ध्वनि लिपि तैयार करते थे। अनंत जी, रेणु जी के कहानियों पर फिल्म भी बनी। आपकी अभी हाल में जो एक चर्चित पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसकी चर्चा हर जगह हुई है, उसमें आपने रेणु को किस रूप में रखा है और रेणु के कथा समग्र को फिल्मों के माध्यम से आपने रूपांकन करने की कोशिश की है या उसका केवल कथा समग्र का विश्लेषण है? जी अनंत जी। नहीं, मेरी जो पुस्तक है दो गुलफामों की तीसरी कसम, यह दरअसल तीसरी कसम फिल्म बनने के पीछे की कहानी है। सिर्फ तीसरी कसम पर फोकस है और इसमें जो है कि इसके पात्रों की जो हीराबाई और हीरामन, वो पात्र को रेणु कैसे गढ़ते हैं, इसका आपको हिंदी को तो आप लोग पढ़ाते हैं। जो इसका पूरी कहानी का नाम क्या है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। इस तरह का शीर्षक आपको नहीं मिलेगा हिंदी में। तो रेणु ने आखिर उन्हें यह क्यों कहना पड़ा मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम? तो मारे गए गुलफाम, ये तो हीराबाई, हीरामन और हीराबाई की कथा है। तीन कसम तो सामने दिखता है, पूरी कहानी पढ़ ले। लेकिन ये मारे गए गुलफाम कहाँ से आया, उसकी भी पड़ताल है। रेणु हीराबाई को कैसे गढ़ते हैं और हीरामन को कैसे गढ़ते हैं, और यहाँ से जब ये कहानी छपती है तो फिल्मी दुनिया में कैसे पहुँचती है। फिल्मी दुनिया में जब पहुँचती है तो इस पर शैलेंद्र फिल्म बनाने के लिए कैसे मन बनाते हैं, और ये पूरा जो है कि योजना बनती है कि 6 महीने में इस फिल्म को बना लेना है, और ये लगभग 6 साल तक ये फिल्म बनती रहती है। तो एक तो पूरा संघर्ष है, और इस संघर्ष के बहाने फिल्म के जितने डिबेट्स हो सकते थे, उसमें कई तरह के सवालों को मैंने उठाया है। यहाँ तक कि जो कहानी में है कि हीराबाई को एक दर्शक कह देता है यह तो बड़ी नियम वाली रंडी है। तो मैंने इस सवाल को भी उठाया है कि आखिर किसी महिला को कोई जिसे जानता नहीं है कि वह नृत्य कर रही है, वो गा रही है, तो उसे लोग कैसे रंडी कह देते हैं। आखिर इससे ये मानसिकता कहाँ से आती है, तो इसके ऊपर भी पड़ताल है। तो मुझे लगता है कि रेणु की फिल्म को लेकर जितने एस्पेक्ट्स हो सकते थे, उसमें बॉलीवुड की राजनीति वगैरह की भी चर्चा है, और जो इसके पिछले वाले सत्र में भी जो सवाल उठ रहा था कि वह जीवंत हुआ तो उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, तो ये सारी चीज़ों की उसमें चर्चा है। इस पुस्तक पे एक और चर्चा है कि रेणु के बहाने कहीं ना कहीं आप शैलेंद्र जी को भी लाते हैं। हाँ, और उस संदर्भ में कुछ बातें आप साझा कीजिए। चूँकि अगर जो मैं देखता हूँ कि तीसरी कसम कहानी एक तरफ है और एक तरफ फिल्म है, तो जो मेरी पुस्तक का कंसेप्ट यह था कि जैसे जैसे रेणु और शैलेंद्र की दोस्ती गाढ़ी होती है, वैसे वैसे हीरामन और हीराबाई का प्रेम भी जो है परवान चढ़ता है। और शायद इसी दृष्टिकोण को सामने रख करके मैंने किताब लिखा है। और एक जो ये पूरी तीसरी कसम जो है कि शैलेंद्र के जीवन का एक बड़ा हिस्सा भी है, ये 6 साल का जीवन के लास्ट का हिस्सा भी है। और शैलेंद्र इसके बाद तुरंत चल बसते हैं, तो शैलेंद्र और रेणु की दोस्ती की कहानी भी इसमें पैरेलल चलती है। तो मैंने कहा कि एक किताब लिखने के समय ही मेरा ये थॉट था कि
अगर शैलेंद्र और रेणु की दोस्ती नहीं होती तो शायद इतनी अच्छी फिल्म न बनती। जी राजीव जी, आप कुछ चर्चा करना चाह रहे थे शैलेंद्र पे। राजीव जी कुछ चर्चा भी करना चाह रहे थे कि शैलेंद्र जी और रेणु के बीच के जो रचना प्रक्रिया रेणु जी का रहा और शैलेंद्र जी ने उसको फिल्मों में किस तरह से फिल्मांकन शैलेंद्र, रेणु और राज कपूर जी इस फिल्म के निर्माण के ये 3 सूत्रधार हैं। और करुणा का जो आपने अभी प्रश्न किया था, शैलेंद्र का जीवन भी करुणा में रहा और इस फिल्म में एक गाना है। एक पैराग्राफ से आप इस तीनों का जीवन, मैला आंचल, तीसरी कसम और इस पूरे प्रसंग को व्याख्यायित कर सकते हैं। 2 लाइन केवल सुन लें। सूनी सेज गोद मोरी सूनी, ममता आंसू रो, छटपट तरपे प्रीत बेचारी। ममता आंसू, डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 पार, सजनवा वैरी हो गए हमार। इतना कारुणिक गीत गाना आपकी इंडस्ट्री में बहुत कम है इस लेवल का। वो इस 3 की तिकड़ी ने ही क्रिएट किया था। शैलेंद्र लिख पाए थे छटपट तरफे प्रीत बेचारी। यह तो तीसरी कसम में ये इतना ही पदबंध आना कितनी बड़ी बात थी, जो सार्वजनीन सत्य है भारतीय ग्राम्य व्यवस्था का, कि माँ के दर्द को इससे बड़ी अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इसमें उस शैलेंद्र के बारे में, 1986 में फ्रेंच रॉयल सोसाइटी ने कुछ पंक्तियों को, हिंदी साहित्य की कुछ पंक्तियों को गौरवान्वित ढंग से व्याख्यायित किया। उसमें शैलेंद्र द्वारा गाया गया, शैलेंद्र द्वारा लिखा गया, मुकेश द्वारा गाया हुआ फिल्म बंदनी का एक वो था कि मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना। जिस लाइन पर फ्रेंच रॉयल सोसाइटी फिदा था कि मुझे आज की विदा का मर के भी रहता है इंतजार। विदा आज ले रहे हैं, मर के इंतजार रहता है। इसका अर्थ ढूंढती रह गई पूरी व्यवस्था बहुत दिनों तक। शैलेंद्र यह सब कर गए और 3 जीनियस तीसरी कसम में मिले थे। मैला आंचल पढ़ा था, रेणु से सब ने समझा था, और वो कीर्ति आपकी सर्वश्रेष्ठ क्लासिक में से एक आती है। मेरा वही था कि शैलेंद्र क्या थे जी इस फिल्म के निर्माण में, उनका उसके बाद जाना, जैसे कि उन्होंने प्राप्त कर लिया मोक्ष। जी राज कपूर का यह कहना कि मैं दूसरी फिल्म ऐसी बना नहीं पाऊंगा कभी, और रेणु का कि मुझे जीवन में जो कुछ हासिल होना चाहिए था वो हो गया। शुक्रिया। यही मैं कहना चाह रहा। प्रोफेसर तरुण कुमार सर की 2-3 बातें मेरे जहन में बार बार कौंधती है। एक तो जब भी रेणु की चर्चा होती है तो हम मैला आंचल और प्रति परिकथा तक कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कितने चौराहे, जुलूस, दीर्घ तपा, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। एक प्रश्न तो यह है आखिर क्यों, क्योंकि कई संदर्भ को कितने चौराहे में भी, दीर्घ तपा और जुलूस में भी कई संदर्भ, जीवन और समाज के संदर्भ को बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ उठाया गया है, लेकिन उस रूप में उसकी चर्चा नहीं होती है। दूसरा प्रश्न कि अज्ञेय जी को और निर्मल वर्मा को रेणु बहुत प्रिय थे, आखिर क्यों? और हर जगह रेणु की बात आती थी, अज्ञेय जी और निर्मल वर्मा, बहुत से ऐसे साक्षात्कार हमने भी पढ़ा है जहां उसकी चर्चा होती है। राजेंद्र यादव भी कहते हैं और चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। प्रोफेसर तरुण कुमार से 2 सवाल हैं आपके। पहला तो ये कि मैला आंचल और तीसरी कसम को छोड़कर उनके दूसरे उपन्यासों की कहानियों की चर्चा कम होती है, क्यों? देखिए, जब भी किसी कलाकार की कोई रचना मास्टरपीस और क्लासिक्स हो जाती है
तो उसके लाभ भी होते हैं, कुछ हानि भी होती है। स्वयं उसके बट वृक्ष के नीचे जो उसके द्वारा रची गई अन्य कृतियाँ हैं वो थोड़ी छाया में पड़ जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि जो महाकाव्यात्मक कलेवर मिला प्रति परिकथा को और जो महाकाव्यात्मक कलेवर मिला मैला आंचल को, वो महाकाव्यात्मक कलेवर किसी दूसरे उपन्यास का नहीं है। मैं अभी इन्होंने चर्चा की, मैं दबी जुबान से हिम्मत नहीं होती है कहने की, मुझको कई बार मैला आंचल से भी कुछ मामले में प्रति परिकथा उपन्यास बढ़ा चढ़ा लगता है। उसमें ज़्यादा महाकाव्यात्मक परिपूर्णता है और प्रति की फेरी टेल्स जो अनुर्वर है उसके बारे में क्या किस्सा है, क्या कहानियां हैं, क्या मिथ है, उन सबको इकट्ठा करके, और कोशी मैया कितने रूपों में उस जनजीवन में शामिल हैं। वह कोशी जो बिहार का शोक माना जाता है, वह कोशी जो उस अंचल को बर्बाद करता है, उस कोशी से कितने प्रकार का लगाव है। जैसे मुझको कई बार प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास गोदान से कम बढ़ा चढ़ा उपन्यास नहीं लगता है, लेकिन अब गोदान को एक मान्यता मिली और जिसकी छांव के नीचे चीज़ें दब जाती हैं। और दूसरी जो आपने कथाओं का नाम लिया, जुलूस और जुलूस-तपा वगैरह, उससे ज़्यादा प्रति परिकथा की जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हुई, वो छूट गई है और उस पर अलग से काम किए जाने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात ये कि अज्ञेय को और निर्मल को रेणु पसंद क्यों थे, इसका एक सीधा जवाब मेरे पास है। अज्ञेय और निर्मल दोनों नए नए राहों के अन्वेषी थे, चलती हुई राह पर चलने के अभ्यस्त दोनों नहीं थे। निर्मल ने भी परिंदे के जरिए नई कहानी में एक राह बनाई थी और जैसी राह उन्होंने बनाई थी उससे एक भिन्न राह यद्यपि रेणु ने खड़ी की थी, लेकिन वो एक नई राह थी इसलिए उनको पसंद थी। और कोई भी जो सर्जक कलाकार होता है, रचनाकार होता है, वो देखता है कि ऐसी कौन सी नई जमीन तोड़ी गई है। एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ, रेणु की रचनाओं में दो चीज़ें बार बार हॉन्ट करती हैं। एक तो लोक कला और लोक कलाकार, ये लगातार उनकी चिंता के विषय बन करके आते हैं। लोक कलाएं किस तरह से खत्म हो रही हैं और लोक कलाकारों के क्या दर्द हैं, क्या पीड़ा है। अब मृदंगिया को आप देखिए या सिरचन को ठेस के सिरचन को देखिए। अब पचकौड़ी मृदंगिया है और उसके पास एक प्रेम की टीस भी है और एक कलाकार की पीड़ा भी है और साथ ही साथ एक कलाकार का स्वाभिमान भी है। मैंने बहुत गौर से देखा है और अलग से देखा है कि कितने कलाकार पात्र हैं उनके कथा पात्र के भीतर, तो अच्छी खासी संख्या में है। कम से कम आप कई कहानियों को देखेंगे, अब ठेस कहानी है वो तो कलाकार केंद्रित ही कहानी है और ये छोटे मोटे कलाकार आपको बहुत जगहों पर मिलेंगे। तो किस तरह से एक लोक लय समाप्त हो रही है, चीज़ें किस तरह से लोक के जो विभिन्न रूप हैं, लोक वार्ता, अब प्रति परिकथा जो है एक जिस तरह से गढ़ी गई है। अभी मिथक की चर्चा हो रही थी, मिथक के बारे में एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा। मिथक हमें घुसने का स्पेस देता है जिसमें हम 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी की भी कोई समस्या की कोई दिशा ढूंढ सकते हैं। मिथक में ये स्पेस होता है। प्रति परिकथा में भी ढेर सारे, बल्कि बिना मिथक के प्रति परिकथा की रचना हो ही नहीं सकती। वो एक तरह से फेरी टेल्स ही है वो। और किस तरह से उसको गढ़ा रेणु जी ने, देख करके दांतों तले उंगली दबाना पड़ता है। मैला आंचल से ज़्यादा कठिन टेक्निक है प्रति परिकथा की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अज्ञेय हो, निर्मल हो और रेणु, ये 50s के बाद के कहानी और कथा के दशक के 3 बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं और तीनों की अपनी राह है। निर्मल की राह अलग है, अज्ञेय की राह अलग है और रेणु की राह अलग है। लेकिन सर, नई कहानी आंदोलन में जो कमलेश्वर लिख रहे थे, मोहन राकेश लिख रहे थे, राजेंद्र यादव लिख रहे थे, उनसे एक अलग राह रेणु ने अपनाई और
उसकी क्या वजह थी? ये कुछ उसकी तात्कालिक या कुछ इस तरह की कुछ उनके भीतर की जिन रचनात्मकता सारे बोध? लोगों का आप नाम बता रहे हैं, जी, जी। उनमें से किसी का रेणु की तरह गांव से वो संबंध नहीं था। जी, गांव से वो रिश्ता नहीं था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि रेणु धान रोप रहे हैं, रेणु बिना गांव गए रह ही नहीं सकते थे। रेणु को अपना गांव बिना गए चैन पड़ता नहीं था। जो भी कोई मौका मिले, ऐसा किस लेखक और रचनाकार के पास था? नहीं। कहा कमलेश्वर कहाँ जाते गांव में? राजेंद्र यादव किस गांव में जाते? उनके पास गांव था ही नहीं, वो उनके अनुभव का विषय था ही नहीं, और रचनाकार के जो अनुभव का विषय ही नहीं होगा। और जिस बचपन से लेकर के अपने शहर में रहने तक की स्थिति, नागर जब बोध हुए, बहुत अभिजात रुचि के थे, बहुत अभिजात रुचि के थे रेणु, लेकिन बावजूद एक और एक बड़े कलाकार का अभिजात और दूसरी ओर जन मन से बिल्कुल एकाकार हो जाने की ललक। लेकिन रेणु के जो भी पात्र थे वो अभिजात्यपन लिए हुए रहते थे सर। जैसे मृदंगिया क्या था अभिजात लिए हुए? उसके अपने कुछ जो हीरामन बोध, क्या अभिजात लिए हुए हैं? उसके जो अपने बोध थे बताइए, उदाहरण दीजिए ना। हीरामन क्या अभिजात लिए हुए? मृदंगिया क्या अभिजात लिए हुए? सिरचन क्या अभिजात लिए हुए? कालीचरण क्या अभिजात लिए हुए? ये शब्द कहाँ से आ रहा है? उनके हर एक पात्र अभिजात लिए हुए, क्या मतलब इसका? सर एक वजह सा रेणु दूरी बताने में, माने कितना दूर कोई चीज है, तो बित्ता का इस्तेमाल करते थे बोलने में। उनके मुंह से बित्ता निकलता था, इतना बित्ता पर है जी। बित्ता, चंगड़ा, हाथ, ये जो चार को क्या बोलते हैं, ये चार उंगली से जो नापा जाता है, चौका। हाँ, इसकी चर्चा करते हैं। वो हाइट को आप ध्यान दें कि गांव जो सर कह रहे हैं, कितना बांस गहरा है और कितना लग्गा ऊपर है। ये शब्द कहीं आपको कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और इसमें वो उनके जीवन ये का हिस्सा ग्रामीण था ही बोध, नहीं। ये उनके गांव जीवन का था, हिस्सा। अंचल नहीं था, ये भारत का गांव था। जी जी। क्योंकि समय लगभग समाप्त होने के कगार पर है। एक बात मैं कहूँ कि हमेशा बड़ा रचनाकार अपने अनुभवों से जुड़कर ही बड़ी रचना कर सकता है। जी जी। रेणु के जीवन के जो अनुभव थे और जो अभी इन्होंने कहा, रेणु तो रेणु, हम जैसे लोग जो गांव में पले बढ़े, आज भी मुझको परसेंट बताना होता है तो मैं 75% मैं कहता हूँ 6 आना काम हो गया, 8 आना काम हो गया, 12 आना काम हो गया। अभी नई पीढ़ी समझेगी ही नहीं कि 12 आना माने क्या होता है। मेरे मुंह से झटके निकलता है 8 आना काम अभी बाकी है, 6 आना काम हो गया। अब ये हमारे संस्कार का हिस्सा हो गया। और मैं यदि रेणु जी की जगह तरह कथाकार होता तो मैं इसी तरह की भाषा लिखता। जी जी जी। जी। चलते चलते अनंत जी, एक लास्ट अंतिम प्रश्न आपसे है कि आज हम रेणु जी को कैसे पढ़े, और जो युवा हमारे रेणु को पढ़ना चाहते हैं वो किस रूप में रेणु को पढ़े? हाँ, ये बहुत मौजूद सवाल है कि अभी आप कह रहे थे 2 रचना, जुलूस की बात कर रहे थे और शरणार्थियों की चर्चा है, उसमें है बहुत गंभीर तो मुझे संकट लगता है, की तरफ इशारा है। देखिए आप अगर जुलूस को पढ़िएगा, जुलूस को पढ़िए और देश में CAA लागू हो रहा है, हो गया, पढ़िए आपको नई दृष्टि मिलेगी। शेल्टर होम कांड याद कीजिए और दीर्घतपा को पढ़िए। जी। तो रेणु कैसे अपने समय में भारत के जो बदलते हुए आयाम हैं, जो पंचवर्षीय योजना है और जो पूंजी का निवेश है और आज के जो संदर्भ, और कैसे राजनीति को प्रभावित कर रहा है, समाज को प्रभावित कर रहा है और संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। दरअसल आंचलिकता की परिभाषा को मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ डिफाइन कर दें, और तरुण सर पढ़ाएं, आप भी पढ़ाते हैं ये आंचलिकता को, तो मुझे लगता है कि इसे इस ढंग से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि रेणु के नेपाली क्रांति कथा की चर्चा नहीं होती है, नहीं कम होती है, नहीं होती ही नहीं है हिंदी में। बता दीजिए पटना यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा दिए हो नेपाली क्रांति कथा? युद्ध रिपोर्टिंग की वो जो है पहला रिपोर्टाज है। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को यह नहीं बताया जाता है कि वार रिपोर्टिंग के बारे में नहीं बताया जाता है।
अभी देश में जो है डिफेंस स्टडी की पढ़ाई हो रही है, हो रही है ना, बिहार में नहीं है शायद, लेकिन यूपी में है। हाँ। मैं कहता हूं कि नेपाली क्रांति कथा का अध्ययन डिफेंस स्टडी के नजरिए से क्यों नहीं होना चाहिए? यह अकादमिक विषय है और नहीं, अकादमिक विषयों की चर्चा अकादमिक विषय नहीं है। सवाल यह है कि हम करेंगे कैसे। रेणु की जब पत्रकारिता का जनपक्षीय पक्षधरता पर बात होती है जी, लेकिन हम कहते हैं कि रेणु के रिपोर्टाजों में जो मानवीय भूगोल है, हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप कर ही रहे हैं, नहीं, इस कर पर रहे हैं, बहस आप कर नहीं रहे हो रही है, बहस नहीं हो रही है। आप कर रहे अब हैं, ना- इसका अब- मतलब अब- बात और हम बातचीत क्या तो है, हो हम रही तो है। पढ़ते हैं और अपने तक रखते हैं। मुझे तो मंच भी नहीं मिलता है कि मैं जाकर के बोलूं। तो आप डेली आज पढ़ाते हैं, आपको आप डेली पढ़ाइए। दैनिक जागरण परिवार ने आपको आज मंच तो हम- दिया है और आप बातें आप कर डेली रहे बच्चों हैं, के तो बीच में बातें हैं, हो रही है। बच्चों को नए ढंग से पढ़ाइए, मैं ये कह रहा हूँ। सर कुछ बोलना चाहते हैं तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि रेणु को आज हम कैसे पढ़ें या नई पीढ़ी के लोग कैसे पढ़ें। मेरी चिंता है कि नई पीढ़ी के लोग पढ़ें तो पहले, और मेरे सामने एक शिक्षक के रूप में बेसिक सवाल है कि नई पीढ़ी पढ़े कैसे। आजकल टेक्स्ट बुक नहीं ला रहे हैं लड़के, और मोबाइल में राम की शक्ति पूजा लेकर के आ रहे हैं, और मुझको बहुत संकट होता है जब मोबाइल वो देखते हैं, किताब नहीं देखते हैं। अब इसलिए ये एक बड़ा सोशोलॉजिकल सवाल है, और ये केवल साहित्य के लोगों के विचार का सवाल नहीं है, ये हमारे महामहिमों के भी विचार का सवाल उतना ही है। ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात ये कि रेणु को लेकर के हम सब लोगों को नए सिरे से इसलिए विचार करने की ज़रूरत है कि सच पूछिए तो रेणु के एक एक डिक्शन को लेकर के, उनके कथा साहित्य के भीतर एक शिल्प नहीं है, अनेकानेक शिल्प हैं, और कितनी प्रविधियों का इस्तेमाल किया उन्होंने, उन प्रविधियों का, और जिसमें सिनेमा की टेक्निक का बहुत अधिक इस्तेमाल हुआ है। बल्कि कहना चाहिए कि उन्होंने सिनेमा से लिया, या आगे चल करके सिनेमा ने भी उनसे कुछ लिया, बहुत कुछ कहना लिया मुश्किल है वो। और फ्लैशबैक है, कहीं कहीं फेरी टेल्स है, कहीं सिनेमा की भाषा है, कहीं और कुछ है। इतने प्रकार के शिल्पों के साथ वो एक देहात में पला बढ़ा आदमी आता है और कॉफ़ी हाउस में बैठता है, उसका टेबल रिजर्व रहता है, और एक साहित्यिक माहौल अपने इर्द गिर्द बनाता है। हम लोगों ने उनको आखिरी दौर में देखा, बल्कि एक तरह से बीमार हालत में पीएमसीएच में देखा, मरणासन हालत में देखा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया हो, जो देश से आगे बढ़कर के नेपाल के क्रांति में हिस्सा लेता हो, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेता हो, और साथ ही साथ इतने कोमल हृदय का आदमी। आप कह रहे थे करुणा के लेखक हैं, देखिए प्रेम का करुणा से बहुत गहरा रिश्ता है। मेरी दृष्टि में रेणु मूलतः राग के और प्रेम के कथाकार हैं, और उसी प्रेम के साथ तीसरी कसम के हीरामन की वो करुणा छिपी हुई है, जो करुणा आती है महुआ घटवारिन कथा के साथ, कि नए सिरे से एक महुआ घटवारिन। और प्रेम हमेशा एक ट्रेजेडी होता है, और जो प्रेम सफल होता है वो कॉमेडी होता है। प्रेम सफल होता है, वो कॉमेडी होता है। बहुत बड़ी अच्छी बात है आपने की। और यह हम लोग आज के युवाओं को सोचने की ज़रूरत है कि सफल कम से कम प्रेम में ना जाए। असफलता हमें बहुत कुछ सिखलाती है सर। युवा और युवती दोनों मल्टीपल लेयर्स में प्रेम करते, और प्रेम के बिना जीवन अधूरा ही है। और यही उसका लाभ है, प्रेम में हानि ही लाभ है, और लाभ ही हानि। उसमें भी कहा गया है सर कि इश्क जब जो मुकम्मल नहीं होता वो वादियों में घूमता है, उम्दा शराब पीता और बढ़िया शायरी लिखता है, और मुकम्मल इश्क धनिया पत्ता और आलू प्याज लेके आता है। मैं पुनः सबसे दैनिक जागरण परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज
बिहार में पटना में कथा की भूमि रेणु पर केंद्रित यह कार्यक्रम रखा। साथ ही हम सभी सम्मानित विद्वंजन के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं भी दैनिक जागरण के इस बिहार संवादी कार्यक्रम का शायद ये दूसरा संस्करण है, ठीक है ना। और इन्होंने मुझको पहले संस्करण में भी याद किया था, दूसरे संस्करण में भी याद किया, और यदि बचा रहूँगा तो शायद तीसरे संस्करण में भी शामिल होऊंगा। और मैं और इसके लिए अनंत विजय जी को बधाई देता हूँ। बस केवल ये कहूँ कि जब कार्यक्रम को डिजाइन करते हैं तो कुछ और लोगों से राय मशविरा करके जरूर यदि डिजाइन करें तो शायद और भी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। मैं भी विशेष तौर पर हृदय से अनंत विजय भैया के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इतने विद्वत जनों के बीच मुझे बातचीत करने का मौका दिया और सूत्रधार के तौर पर। और आप लोगों के बिना, जो पूरे सभा में जो उपस्थित थे, उनके बिना यह कार्यक्रम सफल ही नहीं होता। तो मैं सबके प्रति पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छी डिस्कशन इस सत्र के लिए। और साथ ही मैं निवेदन करूंगी अनंत विजय सर से कि हमारे अतिथियों को यहाँ सम्मानित करें और मोमेंटो, जिसे स्मृति चिन्ह कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।